देखिए मित्र, वर्तमान में आज 2026 देश के 14 करोड़ किसान, कुछ अपवादों को छोड़ दो, नहीं तो 95% किसान ये नहीं जानते खेती क्या है। खेती क्या है, खेती हम क्यों करते हैं, इस बातों से अनभिज्ञ हो करके जैसा सोशल मीडिया से सुनते हैं, जैसा मेरे इलाके में चलन है, उस हिसाब से ढर्रा डल गया है। खेती करते हैं क्या, कहीं कपास की, कहीं गन्ने की, कहीं आलू की, कहीं टमाटर की, कहीं पपीते की, कहीं केले की। मतलब आदमी किसान ये सोचता है कि क्या बोऊं क्या बोऊं क्या बोऊं, ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा आमदनी किससे। तो ये सोचते सोचते एक व्यक्ति तुमको टकरा जाता है कि सबसे अच्छा केला लगा लो, सबसे अच्छा सफ़ेद मूंगफली कर लो, सबसे अच्छा अंगूर लगा लो, और नहीं तो ना मानो तो चंदन लगा लो। एक पेड़ 10-20 साल के बाद 1.5 करोड़ का। तो खेती हमको बाजार सिखाता है। खेती हमको कौन सिखा रहा है? बाजार। और खेती हमको खुद सीखनी होती है। तो आज कोई खेती का, और यहाँ तक समझना, हमारे देश का खेती का पूरा सिस्टम कृषि मंत्रालय, ICAR, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ढेर सारे अधिकारी ये भी खेती भूल चुके। इनको भी नहीं पता है खेती क्या होती है, क्योंकि सबके अपने अपने एजेंडे हैं और सबके एजेंडे बिल्कुल लक्ष्य में भिद रहे हैं। और आपका एजेंडा जो है वो फेल है। क्यों? क्योंकि आप बाजार से गवर्न हो रहे हो। आपने कभी अपनी खेती को समझा ही नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? खेती क्या है अगर ये समझ नहीं है तो क्या हुआ? बंजर भूमि में आप कोई फसल बोते हो, क्योंकि भूमि के बारे में तो कोई देश में बताता नहीं आपको कि जिस खेत में खेती करो उस खेत को कैसा होना चाहिए, कोई नहीं बताता। और क्यों नहीं बताता? क्योंकि जिस दिन किसान को, देश के 14 करोड़ किसानों को ये समझ में आ गया कि खेत कैसा होना चाहिए, आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ खेत को जैसा होना चाहिए वैसा करूँगा। तो ये इसलिए नहीं बताते कि खेत बंजर रहेगा, खेत नहीं रहेगा तो फर्टिलाइज़र बिकेंगे, रोटावेटर बिकेंगे, बोरिंग होंगी, समर बिकेंगी, बोरिंग के पाइप बिकेंगे, नाना प्रकार के पेस्टिसाइड बिकेंगे, ड्रोन बिकेंगे, फिर AI से खेती होगी और पूरा उद्योग जगत माला माल होगा। किसान मरता हो तो मर जाए, ज़मीन बंजर होती हो तो हो जाए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चौपट होता हो तो हो जाए। लोग वर्तमान को देख करके आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो बंजर भूमि में कोई फसल बोना खेती नहीं है। फिर फसल की ग्रोथ के लिए उर्वरक डालना, रासायनिक उर्वरक लाके बाजार से डालना, ये भी खेती की अज्ञानता है। फसल में कीड़ा लग गया, खरपतवार है, बीमारी है, इसको मारने के लिए फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड डालना, ये भी खेती नहीं है, ये भी अज्ञानता है। साहब पूरा पैसा खर्च हो गया, अब निवेश के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार ने कहा कर्ज ले लो, बैंक के दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले। तो बैंक से कर्ज लेना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये भी अज्ञानता ही है। फिर ले दे करके कुछ पैदा भी कर लो, टमाटर, शिमला मिर्च, गेहूँ, तो मंडी जाओगे तो फिर मंडी में लुटना। यही किसान की नीयत बन चुकी है आज। और मैं विनोद कुमार सचान अपनी अंतिम सांस तक ये संघर्ष कर रहा हूँ कि इस नीयत को बदलना है। किसान का माथा फिर से ऊंचा हो, देश का किसान फिर से स्वाभिमान उसका जगे और फिर से खेती को उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त हो। क्यों?
क्योंकि एक जमींदार का बच्चा कम से कम प्राइवेट सेक्टर में 10-12 हज़ार नौकरी के लिए लाइन ना लगाए। उसे खेती अगर पता होगी ना, खेती की अगर समझ होगी ना, तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान भी राजा की तरह ज़िंदगी जिएगा। लेकिन ये वाली ज़िंदगी कोई नहीं चाहता। ये शकुनी, ये दुर्योधन, इस पक्ष में जो खड़े हैं सब शकुनी और दुर्योधन हैं। और देश का किसान धर्मराज युधिष्ठिर है और इसको जुए में बिठा लिया गया। क्या दांव लगा, तो ये दांव लगा रहा है। ज़मीन की फर्टिलिटी हार करके ज़मीन को बंजर बनाया, बोरिंग लगा करके 300 फुट का पानी लूट रहा है, पेस्टिसाइड डाल करके अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहा है, पेस्टिसाइड डाल करके ये खुद के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। इसके पास तो कुछ नहीं बचा। देश को खिलाने वाला किसान, इसके पास कुछ नहीं। किसी प्रकार शर्म इज्जत ढकने के लिए जब बाज़ार में आता तो थोड़े से कपड़े अच्छे पहन लेता है। घर में जाओ ना तो फटी हुई लुंगी में नज़र आता है। वो तो एक जोड़ी कपड़ा वो बचा के रखता है कि जब कहीं बाज़ार जाएंगे तो कोई ये ना कहे कि बहुत गरीब है क्या, मरा हुआ है क्या। ठीक है ना। तो हम आपको खेती का मॉडल क्या होना चाहिए, खेती है क्या। तो खेती ये तो नहीं है मित्र, कौन सी ये कि बंजर भूमि में कोई एक फसल लेना। खेती का असली स्वरूप क्या है, ये खेत में ज़रूरत के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार, ध्यान रखना, खेती की जाती है पेट पालन के लिए। पहली शर्त है खेती की, हमारी पेट पालन हो, हमको जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमको खेत से मिलें, फिर जो बचें वो मंडी जाएं। अभी तो आप मंडी के लिए खेती करते हो, उस मंडी के लिए जो आपको लूट रही है। मतलब हमें मालूम है कि ये मंडी वाले, आड़त वाले हमको लूट रहे हैं, फिर भी उन्हीं के लिए उगा रहे हैं कि लूटो हमको, जितना लूट सकते हो उतना लूटो हमको। हम तो लूटने का मन बना चुके हैं बाबूजी। अब इस बात पर मेरे लोग, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया उल्टी सीधी आ सकती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अर्थशास्त्र, हमारे देश में कई सारे नेता ऐसे हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनको अर्थशास्त्र की परिभाषा पता है कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उस बात पर निर्भर करता है कि बाज़ार में उस वस्तु की सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। तो अब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। इसीलिए हमारे देश को गेहूं की ज़रूरत कितनी है, 70-80 मिलियन टन। उत्पादन कितना है, 120 मिलियन टन। 40-45 मिलियन टन गेहूं सरप्लस है, इसलिए आपको गेहूं का रेट नहीं मिल रहा। चावल की ज़रूरत कितनी है, 70-80 मिलियन टन। उत्पादन कितना है, 140 मिलियन टन, इसलिए धान का रेट नहीं मिल रहा है। यही हाल आलू में। आलू का रेट क्या है इस साल, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया किलो। पूछ लीजिए कोल्ड स्टोरेज में, पूछ लीजिए आलू उत्पादकों से। मतलब हमको आलू मिलेगा 10 रुपया किलो और किसान का आलू जो कोल्ड से निकलेगा वो 2 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया किलो। क्यों? मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। इसमें न राजनेता कुछ कर सकता है और ना आप कुछ कर सकते हो। ज्ञान होता, अगर मुझे खेती का ये ज्ञान होता कि खेत में कोई भी फसल बोने से पहले ये देखूंगा कि मेरे परिवार की क्या ज़रूरतें हैं। हमको गेहूं चाहिए, हमको चावल चाहिए, हमको दालें चाहिए, हमको तिलहन चाहिए, हमको सब्जियां चाहिए, हमको फल चाहिए, हमको दूध चाहिए। तो किसान को कई प्रकार की फसलें, दलहनी, तिलहनी, खाद्यान्न, कई प्रकार की सब्जियां, हरी सब्जियां, आलू वाली सब्जियां और टमाटर और बैंगन और मिर्चा और मूली और गाजर और चुकंदर, जो हो सकता है तुम्हारे क्षेत्र में सब बोइए। दूध खाने का शौकीन हो तो गाय और भैंस पालिए या बकरी पालिए। मांस खाने के शौकीन हो तो मुर्गी पालिए, मछली पालन करिए, अंडा खाइए। हम बाज़ार से, किसान की ड्यूटी है कि नमक केवल लाएंगे,
नमक लाएंगे और कपड़ा लाएंगे बस। हल्दी मेरे यहाँ, धनिया मेरे यहाँ, नमक लाता हूँ, हल्दी धनिया मेथी मिर्चा सब अपना, दाल सब्जी रोटी सब अपनी, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी अपनी, क्योंकि कल गैस ख़त्म हो जाए तो। आपके यहाँ तो एक बम्बूल का पेड़ भी नहीं है, गैया आपके पास नहीं है, अरहर और कपास आप नहीं बोते हो कि वही लकड़ी चूल्हे में जला के रोटी बना लेना। तो हम क्या हैं? परावलंबी। हम परावलंबी हैं। और ऐसा देश जहाँ लोग कहते हो चलें आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर, जिस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं है वो देश कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है? हमारी तो सांसें अटक जाएंगी अगर डीजल की सप्लाई बंद हो जाए, गैस की सप्लाई बंद हो जाए। कैसे करेंगे खेती? बैल तो मेरे पास रहे नहीं। तो कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन खेती का सत्य अगर देश के किसान नहीं स्वीकार करते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कुछ ही वक्त बचाए, एक दिन सबको मिलकर के सामूहिक आत्महत्या का निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय बचेगा नहीं। ठीक है ना? तो हम आपको खेती क्या है वो बारे में बताता हूँ। खेती का प्लान कैसे करें। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन है। खेती का कैसे प्लान करें कि मेरी धरती भी बचे, भूगर्भ का पानी भी बचे, मैं स्वस्थ भी रहूं, मेरे ऊपर कोई कर्जा ना हो। ये प्लान बना के हमको चलना है। प्लान तो हम बनाते नहीं। देश में हर व्यक्ति प्लानर है, नेता प्लानर। वोट कैसे मिलेगा? पूरी प्लानिंग सेट है। मजहब के नाम पर मिलेगा कि जाति के नाम पर मिलेगा कि पीडीएस के नाम पर मिलेगा कि हर ब्यूरोक्रेट प्लानर है, उसको पैसा कैसे मिलेगा? हर ठेकेदार प्लानर है, हर टेक्नोक्रेट प्लानर है। एक बेचारा किसान जो पूरी इंडस्ट्री का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसके पास अपना कोई प्लान नहीं। क्योंकि ना उसने कभी अपना प्लान बनाया, ना उसको प्लान बनाने के लिए किसी ने बात की। क्यों? क्योंकि वो प्लान नहीं बनाएगा तभी मेरा फायदा है। अगर किसान ने प्लान बना लिया तो उसकी दुकान तो जिंदाबाद हो जाएगी, मेरी दुकान का मुर्दाबाद हो जाएगा, मेरी दुकान में ताला लग जाएगा। क्यों? मैं जैसे बोलता हूँ कि आलू आज 1 रुपया किलो है, लेकिन अंकल चिप्स या कोई भी चिप्स जो 20 रुपए का मिलता है वो 5 रुपए का हो जाएगा क्या? टमाटर चाहे 2 रुपया किलो बिके, लेकिन जो टमाटो सॉस की बोतल 180 की मिलती है, क्या वो 90 रुपए की बिकेगी? कपास चाहे जितनी सस्ती हो जाए, गुजराती कपास खूब पैदा हो गई, चाहे जितनी सस्ती हो जाए, लेकिन किसी कंपनी का कपड़ा सस्ता होगा क्या? है? ध्यान रखना। आपने अगर अपने खेत की, देश के किसानों ने अपने खेत की अच्छी सी प्लानिंग नहीं की, यही मोनोकल्चर, यही केमिकल फर्टिलाइज़र, यही केमिकल पेस्टिसाइड, यही बाज़ार की मारामारी, यही बेवकूफ़ी चलती रही, तो हमारी आने वाली नस्लें, क्योंकि बड़े लोगों की जो प्लानर हैं, एक्चुअल प्लानर है ना, उनके लिए तो देश में जाने कहाँ कई देशों में भी उनके अड्डे हैं। वो तो उड़न खटोला में बैठेंगे, उड़ जाएंगे। जो टॉप क्लास के प्लानर है ना, वो हिंदुस्तान के भरोसे नहीं बैठे। जब यहाँ आग लगेगी ना, ऑस्ट्रेलिया निकल लेंगे वो, और यहाँ तब लुट चुका होगा सब कुछ। तो ये देश माने ये देश की 14 करोड़ फर्टाइल ज़मीन ही ये देश है। इस देश में कल कल करके बहने वाली नदियाँ ही इस देश हैं। ये पहाड़, ये झरने, ये जलाशय, ये तितलियाँ, ये मधुमक्खियाँ, ये केंचुआ, ये मेंढक, ये चिड़ियाँ और हंसता मुस्कुराता ग्रामीण परिवेश, इसी का नाम देश है। लेकिन ये कैसे होगा? अगर देश का किसान सही प्लानिंग करेगा। लालच छोड़ दीजिए।
क्योंकि किसान भगवान का नौकर है। किसान किसका नौकर है? और किसान कितनी मजदूरी करता देखिए आप। ये सूरज की रोशनी है। खेती में पंच महाभूत का बहुत बड़ा रोल है। ये सूर्य भगवान है। ये आपकी जमीन है। तो ये भूमि हो गई, ये अग्नि हो गई, और फसलों को पानी की ज़रूरत है जो बारिश से मिलेगा। पानी माने पानी हो गया जिसको हम नीर कहते हैं, नीर। और आकाश हो गया जहाँ फसल ऊपर जाती है, आकाश उसको मार्ग देता है। और यहीं सब जगह वायु विद्यमान है। वायु, आपने क्या बोया? आप इनके नौकर हैं, सनातन के नौकर हैं, भगवान के नौकर हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। अब भगवान की मजदूरी कितने दिन करेंगे आप? जितने दिन करेंगे उतना भगवान देगा। तो खेती का एक सूत्र समझा दूं। खेती का सूत्र है कि ये धरती पूरी हरी भरी रहे, हमेशा हरी भरी बनी रहे हमेशा, ताकि सूरज की जो ऊर्जा है वो व्यर्थ न जाने पाए। 1 इंच धरती का हिस्सा खाली ना रहे। कुछ भी हो, घास क्यों ना हो। जुलाई के महीने में खेत को फसल नहीं बोनी, लेकिन खेत को जोताए, जमती हुई घास को खत्म कराए, तो क्या हुआ? अब सूरज की रोशनी व्यर्थ जा रही है। अगर हमको खेत नहीं बोना तो घासों को खड़ा रहने देते, तो ये जो घासें हैं ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करती, कार्बोहाइड्रेट बनाती, आपके खेत को कार्बन मिलता। तो पहला सूत्र याद रखना। क्या? पहला सूत्र ये है कि मुझे अपनी ज़मीन का 1 इंच हिस्सा खाली नहीं रखना, और इमरजेंसी में पानी नहीं है। मान लो स्टार्टिंग में कि साहब अप्रैल मई जून में क्या करूं, पानी नहीं है, तो कोई बात नहीं। खेतों की मेड़ों पर अगर पेड़ लगे होते आपके जलवायु के अनुसार, नीम के, शीशम के, आम के, महुआ के, अर्जुन के, पाकड़ के, पीपल के, फल के, लकड़ी के, छाया के, चारे के, कोई भी वृक्ष, तो मई जून में जो 20-25% हिस्सा ज़मीन का जो ग्रीन होता, तो 3 महीने सूरज की ऊष्मा का सदुपयोग होता, और आपके खेत का जो हालात है ना, जो बंजर ज़मीन है वो सुधरती, पानी ज़्यादा बरसता, बरसा हुआ पानी पेड़ों की जड़ों के सहारे नीचे जाता, भूगर्भ जल स्तर ऊपर आता, आपको खेत में जाने पर आनंद मिलता, क्योंकि खेत पेड़ों की छांव में आप सो सकते थे, बैठ सकते थे। अभी जिसका खेत नंगा है और मैं उससे कहूँ कि जाओ जरा खेत के पास जा कर के बैठो, धूप है, ये अगस्त का महीना, अगर अगस्त में मैं किसी से कहूँ जरा जाओ खेत में बैठो, तो बोले कैसे बैठूँ, कहाँ बैठूँ, तिल बोया है लेकिन मैं बैठने की जुगाड़ नहीं, क्योंकि पेड़ नहीं है। अगर यहाँ पर पेड़ होते, आपकी मर्जी के मुताबिक, जलवायु के मुताबिक, अगर यहाँ पर वृक्ष होते इस ज़मीन में, वृक्ष, तो आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता, आप यहाँ जाते, अब बैठते, खेत से, फसल से बात करते, कुछ चीज़ों को समझते, क्योंकि खेती की जो क्लासरूम है, खेती का जो नॉलेज है वो खेत में मिलेगा। खेती का ज्ञान खेत में मिलेगा, खेती का ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। तो ये वृक्ष होते तो सूरज की रोशनी का उपयोग करते और जलवायु परिवर्तन का खतरा ना होता। ये तो बेसिक चीज़ मैंने बता दी कि खेती में मैं क्या करता हूँ। खेती में मेरा मैनेजमेंट है बीज बोना, पेड़ लगाना, और अब खेती से कुछ निकलेगा। एक वस्तु निकलेगी जो मैं बाज़ार ले जाऊंगा, एक वस्तु निकलेगी जो मैं खाऊंगा, और एक वस्तु निकलेगी जो मैं जलाऊंगा या फेंकूंगा। अगर इस खेत के साथ साथ हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में धान से इतना, गेहूं से इतना, चने का भूसा इतना, मटर का भूसा इतना, अरहर का भूसा इतना, सूबबूल की पत्तियां इतनी, एक कैलकुलेशन है मेरे पास कि मेरे पास साल भर में टोटल ड्राई वेट पशुओं का चारा इस खेत से 100 कुंटल निकलता है। एक एग्जाम्पल दे रहा, तो 100 कुंटल जो घासें हैं, खरपतवार, जो फसलों के अवशेष हैं, जो बबूल की पत्तियां हैं, अगर आपके पास पशु नहीं है, अगर आपके पास पशु नहीं है, बकरी नहीं है, गाय नहीं है, भैंस नहीं है, तो क्या करेंगे? वेस्ट है, कचरा है, फेंक देंगे, बेच देंगे, जला देंगे। तो एक बहुत बड़ी उपज आप फेंकने, बेचने और जलाने का काम पिछले कई सालों से कर रहे हो। मैंने पहले बोला खेत बंजर है। बंजर क्यों है? क्योंकि खेत को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो बेच देते हैं, फेंक देते हैं या जला देते हैं। जबकि खेत का एक प्रोड्यूस ऐसा होता है जो खेत को वापस होना चाहिए। धरती माता और क्या मांगती? देखिए, ये मेरी माँ है, ये ज़मीन मेरी माँ है। माँ को वस्त्र पहना दीजिए। हमने तो उसका चोली और चड्डी भी निकाल लिया, बिल्कुल नंगा कर दिया, नेकेड माँ। उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, नीलाम कर दी उसकी इज्जत। कहते हैं इसको माँ, और फिर क्या बोलते हैं? बोलो धरती माता की जय। मतलब धरती माता की इज्जत, आबरू लूट लेने के बाद धरती माता की जय। हर किसान का कर्तव्य। देख लेना, अभी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, कितने बड़े चैलेंजेज हैं। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, नो डाउट। जलवायु तो परिवर्तित हो रही है, नो डाउट। जब वर्षा नहीं होनी चाहिए तो वर्षा हो जाती है, और जब वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा नहीं होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो प्रकृति की पूरी व्यवस्था, अब प्रकृति है क्या? जब हम बोलते हैं प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब है धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और हरी भरी धरती और नाना प्रकार के जीव जंतु, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु, फर्टाइल धरती, अच्छी बारिश, यही प्रकृति है। अभी ये माँ अनफर्टाइल, बारिश कम, नंगी धरती, कोई जलाशय नहीं, कोई पशु नहीं, और सपना किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। कौन करेगा? कौन सूरमा भोपाली है? सुन लेना, आपको मैं बोलता हूं, जब तक हम नहीं चाहेंगे मैं स्वस्थ रहूं, अगर मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, दुनिया का कोई सूरमा भोपाली डॉक्टर मुझे स्वस्थ नहीं कर सकता। अगर किसान नहीं चाहता कि मेरी आमदनी बढ़े तो उसकी आमदनी कोई नहीं बढ़ा सकता। आप तो लकड़ियाँ खेलते रहिए, ताश खेलते रहिए, शाम को दारू पीते रहिए, दिन भर राजनीति की बातें करिए, पंचायत लगाइए, काम कुछ मत करिए। तो हम तो थे भगवान के नौकर हैं, और हम कर क्या रहे हैं? अरे राजनीति में मत उलझिए। जिस दिन वोट डालना हो ना, जिस दिन वोट डालना हो, बैलेट वो ईवीएम की बटन दबा देना, जा करके जो मर्जी वो दबा देना।
जो नेता आपको अच्छा लगता हो बटन दबा के चले आना, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन चुनाव आते ही 3 महीना पहले से पूरा गांव में राजनीति का अखाड़ा, कौन अच्छा कौन बुरा, किसका टेम्पो हाई किसका टेम्पो ढीला, फिर सरपंची का इलेक्शन, फिर ब्लॉक प्रमुखी का इलेक्शन, फिर लोकसभा का इलेक्शन। तो आप खेती करेंगे कि राजनीति करेंगे? अरे राजनीति करने वालों को राजनीति करने दीजिए। आप किसान हो, आप अपनी खेती करिए। देखिए, जो राजनीति करता है वो सुखी, जो ठेकेदारी करता है वो सुखी, जो चिकित्सक है वो सुखी, जो वकील है वो सुखी, क्योंकि वो अपने व्यवसाय में अपने प्रोफेशन में पूरा समय लगाता है। किसान का प्रोफेशन क्या है? खेती। खेती में कितना समय लगाया आपने? सोयाबीन बो दिया तो 10 दिन, गेहूं बो दिया तो 12 दिन, धान बो दिया तो 15 दिन। तो जब एक किसान साल भर में 25 दिन 30 दिन नौकरी करता है, तो ये जो भगवान की व्यवस्था है, जो भगवान है आपको 30 दिन की मजदूरी देगा, भाई साहब 12 महीने की तो मजदूरी नहीं देगा। ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ कि किसी किसान को, जैसे अभी मैंने कल आपको एक चीज़ समझाई कि देश में टोटल किसान का जो उपज का वैल्यू है, जो लागत हटाने के बाद 7-8 लाख करोड़ है, उसमें 14 करोड़ किसानों का भाग दिया तो एक किसान के हिस्से में 50,000 आया। आज एक 4th क्लास की तनख्वाह भी 50,000 रुपये महीना है। तो कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निश्चित चाकरी भीख निदान। आज चाकरी उत्तम हो गई, व्यवसाय वही है, और खेती निम्नतम हो गई। खेती सबसे निचले पायदान पर हो गई, और हो नहीं गई, इसको नीचे ले आया गया जानबूझ करके। क्यों? तुम्हारे साथ बिजनेस करना लोगों को। ठीक है ना? अब देखिए मुझे क्या करना, मुझे एक प्लान बनाना है। जैसे आप आज से आप कसम खाइए कि मैं भाई साहब अब तो ये गन्ना तो नहीं बोऊंगा, क्योंकि गन्ने में हो सकता है कोई कहे गन्ना श्योर क्रॉप है, इससे जो है 1.25 लाख रुपए 1 लाख रुपए एकड़ श्योर बच जाता है। 5 एकड़ गन्ना का किसान आज वो हो सकता है कह सकता है कि साहब इससे 3 लाख रुपए तो श्योर निकल जाते हैं। लेकिन बायोडे आगे चल करके जो क्षति होने वाली उसकी भी तो कल्पना करिए। हमारी दुकान ना खराब होने पाए, क्योंकि खेती का फार्मूला क्या था? जैसे मैंने पहले बोला कि आज तो देश का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर का अधिकारी भी खेती की डिफिनीशन भूल गया, खेती का सत्य भूल गया। और जो लोग मेरी बात सुनते हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हो, साइंटिस्ट हो, उनसे क्षमा मांग रहा हूँ। आप भी अपने अंतःकरण में जरा टटोलिए। खेती की परिभाषा है, खेती का जो मुख्य विषय है एग्रोनॉमी, उसकी डिफिनीशन है कि भूमि एवं फसलों का व्यय मैनेजमेंट, जिससे किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन मृदा के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये 125 साल पहले की परिभाषा है, और आज की तारीख में मैं एक और परिभाषा दे रहा हूँ कि भूमि, पानी, जलवायु और बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रख करके ऐसी खेती जिससे आप किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन मेरी जलवायु ना बिगड़ने पाए, बायोडाइवर्सिटी ना नष्ट होने पाए, भूगर्भ जल का दोहन ना होने पाए, और सॉइल की फर्टिलिटी भी ना खराब होने पाए। ये परिभाषा तब थी जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड नहीं थे। ध्यान रखना, जो पहली परिभाषा बताई, भूमि एवं फसलों का व्यय मैनेजमेंट, जिससे किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि तब फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड प्रचलन में नहीं थे। आज चूँकि टेक्नोलॉजी के नाम पर फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड, भारी भारी मशीनरी ऐसी आ गई हैं, नकदी फसलों का लालच ऐसा आ गया है कि हम पानी का भी दोहन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का भी दोहन कर रहे हैं। तो आज की तारीख में परिभाषा क्या हो गई कि खेती का वह नियोजन जिससे मेरी ज़मीन फर्टाइल हो जाए, भूगर्भ जल भी बच जाए और बायोडाइवर्सिटी भी नष्ट ना होने पाए, उसका प्लान बता रहा हूँ। वो प्लान क्या है?
प्लान ये है कि एक खेत है, ये खेत 1 एकड़ का भी हो सकता है, 5 एकड़ का भी हो सकता है, 2 एकड़ का भी हो सकता है। तो इसका आधा हिस्सा 50% हिस्सा अपने एवं बाजार के लिए, और जो 50% हिस्सा ये बचा, ये पशुओं, फलों, सब्जियों, इस आधे हिस्से में क्या करना है, इसमें दलहनी तिलहनी खाद्यान्न फसलें बोनी है। दलहनी तिलहनी खाद्यान्न, जैसे खरीफ का महीना है तो हमको रोटी चाहिए, रोटी चाहिए ना, तो इसके 3 हिस्से करिए। रोटी ज़्यादा चाहिए, रोटी ज़्यादा चाहिए, तो इस आधे हिस्से का 50% ये रोटी हो गई। तो ज्वार बोइए, बाजरा बोइए, मक्का बोइए, जो रोटी आपको अच्छी लगे। फिर आधे में से 30% हिस्सा 50% रोटी के लिए, ये 30% हिस्सा दाल के लिए, और फिर 20% हिस्सा तेल के लिए। खली निकलेगी, तेल आप खाइए, खली निकलेगी, चूँकि मैंने कहा पशु भी हैं तो खली वहाँ जाएगी, नहीं तो बाज़ार से खली खरीदते फिरेंगे जो जिसमें मिट्टी मिली होगी। देश में व्यवसायीकरण का नशा इतना तेज चला कि हर वस्तु नकली है, हर वस्तु मिलावटी है। आप भैंस को अगर खली ला रहे हो तो उस खली में सरसों की है तो 70% खली है, 30% मिट्टी है, क्योंकि मार्जिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट में। अगर ये मिट्टी मिलाने का धंधा खली में नहीं किया जाएगा तो प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, अपने लिए शुद्ध रोटी, शुद्ध दाल, शुद्ध तेल उगाया। इसमें से जो प्लस हुआ हमारी ज़रूरत के हिसाब से वो मंडी चला गया, अपने लिए और बाज़ार के लिए। फिर यहाँ भी यही हाल है। 50% में पशुपालन, फल एवं सब्जियां रहेंगी। तो चूँकि पशु हमारे पास मान लो 4 है, मान लो 4 पशु हैं, 2 दुधारू हैं, 2 उनके बच्चे हैं, क्योंकि पशु हमेशा एडल्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे भी रहेंगे। तो छोटे बड़े मिला के 4 पशु। तो इनके लिए ये चारे की व्यवस्था 50% में, चारा प्लस दाना। तो आधे में क्या किया, ज्वार बोई, हरी ज्वार खिलाई, आधे की ज्वार खड़ी रही, भुट्टा बन गया, कुछ कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल दाना निकल आया। उससे मैंने दाना को पिसवा दिया तो दाना हो गया, और फिर की ज्वार का जो शेष हिस्सा था उसको कुट्टी मशीन से काट करके साइलेज बना लिया। तो पशुओं को साल भर के लिए बेहतरीन भोजन है, मैं बाज़ार से कुछ नहीं लाता हूँ। यहाँ की भी जो ज्वार कटी वो भी यही हाल है। फिर जो शेष हिस्सा बचता है यहाँ पर, तो कुछ हम वृक्ष लगाएंगे। आपको आंवला पसंद है, अमरूद पसंद है, केला पसंद है, पपीता पसंद है, आम पसंद है, संतरा पसंद है, किन्नू पसंद है। अलग अलग क्लाइमेट में किसान को अलग अलग चीज़ तय करनी है। जैसे मैंने बोला आम, अब जिस इलाके में आम नहीं होता उसने आम लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप अपने क्षेत्र में देखिए कि आप किस जलवायु से आए हैं, वहाँ पर आपकी कौन से फलों की खेती हो सकती है। तो यहाँ पर फल भी हैं इस एरिया में, और इस एरिया में फल के साथ साथ अगल बगल जो एरिया है उसमें जलाऊ लकड़ी के वृक्ष भी हैं, बबूल भी हो सकता है, और इमारती लकड़ी के शीशम हो सकती, तो 4-6 पेड़ शीशम के खड़े हैं। सागौन की इलाका है तो सागौन के खड़े हैं, चीड़ के खड़े हैं,
महुआ के खड़े। महुआ एक ऐसी फसल है, ध्यान रखना, अगर एक किसान के पास 5 मेंबर हैं फैमिली में और उसने 5 महुआ आज लगा लिया, 20 साल के बाद अगर अकाल भी पड़ जाए, सूखा भी पड़ जाए, तो ये परिवार कभी भूखों नहीं मरेगा, क्योंकि एक महुए के पेड़ से सूखा हुआ महुआ मिनिमम 60 किलो निकलता है और 150 ग्राम से ज़्यादा की खुराक नहीं है। अगर 150 ग्राम महुआ एक व्यक्ति कोई खाता है, 150 ग्राम महुआ, तो उसको 4-5 हज़ार कैलोरी ऊर्जा और दिन भर भूख की चक्कर ख़त्म। 150 ग्राम महुआ खाइए और दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी, सफिशिएंट कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अब खेती नहीं भी हो रही तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो 140 करोड़ महुआ के पेड़ हो जाएं, तो फिर फूड सिक्योरिटी का कोई झंझट नहीं है। लेकिन आज हो क्या रहा है? ना समझी, महुआ कोई नहीं खाता, महुए की दारू पीते हैं। और यहाँ तक बता रहा हूँ, आज गांव में जो लोग दूध पैदा करते हैं, वो ना खुद दूध पीते हैं, ना पत्नी को पिलाते हैं, ना बच्चों को देते हैं। वो दूध सारा का सारा दूधिया ले जाता है और 70 गुना पानी मिला करके दूध बना के सबको बेच आता है। और जो साल महीने में जो 5, 6, 10 हज़ार 12 हज़ार पेमेंट मिलता है, उसका घर का मुखिया खलीदाना बाज़ार से ला करके और वो दूधिया से पैसे खुद ले लेता है, 12 हज़ार 14 हज़ार 20 हज़ार जितने का भी दूध बिका, और इसकी दारू पीता है। उसकी पत्नी पोसती, दूधिया ने पैसे दे दिए, कहाँ है? बोले तुझको क्या मतलब, तेरा खली और दाना तो रख दिया है ना। अमृत, दुग्ध रूपी अमृत 60 रुपए लीटर का बेच करके और साहब 700 रुपए का जहर गुटक रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को कौन सिखाए? अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशियां कौन भरे? ऐसे परिवार को कौन सुखी करे? तो सुख, अगर सुख चाहिए किसी को, तो अपनी ज़िंदगी, अपने द्वारा जो किए जाने वाले कर्म है ना, उस पर हर व्यक्ति को नज़र डालने की, ये काम मैं गलत कर रहा हूँ। मैं दारू का बिल्कुल विरोधी नहीं, शौक़ फरमाइए, लेकिन तमीज़ के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ। महीने में एक बार पीजिए, 15 दिन में एक बार पीजिए। जो ना पीने का संकल्प ले तो महान आदमी, नहीं मानती आत्मा तो महीने 15 दिन का ट्रेंड बनाइए। और कितना पीना है? इतना नहीं पीना कि पी करके नाली में गिर जाइए, ठीक है ना मित्र? ये हमको प्लान बनाना। अब ये जो हिस्सा बचा, ये सब्जियों का हिस्सा है। इसमें मूली है, गाजर है, चुकंदर है, सेम है, तरोई है, लौकी है, करेला है, कद्दू है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है। जितनी सब्जियां आप डिजाइन कर सकते हो करो, छोटी छोटी क्यारियों में, 100-100 मीटर की क्यारी, 50-50 मीटर की क्यारी। तो क्या आपको डेली सब्जी मिलेगी? यहाँ व्यवस्था में देखिए, आपको डेली दूध, घी, मक्खन, दही सब कुछ मिल रहा है। आपको डेली कोई ना कोई फल मिल रहा है, आपको डेली कोई ना कोई सब्जी मिल रही है, आपको दालें हैं, तेल है, सब घर का है। जो चीज़ बचती है थोड़ी बड़ी मात्रा में, वो मंडी ले जाइए, आप बिल्कुल प्रॉफिट में हैं। और यहाँ डेली काम मिल गया आपको। आज मूली बोनी है, आज टमाटर बोना है, कल टमाटर तोड़ना है, परसों गाजर लगानी है, नरसों तरोई तोड़नी है, डेली काम मिल गया। मित्र ध्यान रखिए, जो डेली काम करेगा उसका पारिश्रमिक परमात्मा जरूर बढ़ा देगा। और अभी सिस्टम, टेक्नोलॉजी तो ऐसी आ रही, जैसे अभी आया ना, एक घोषणा हुई कि अब एआई से होगी खेती। तो क्या एआई क्या है? अब आपको तो, किसानों को तो बड़ा अच्छा लगा, अब एआई आ गया है, यार गुरु मज़ा आ जाएगा। अब तो खेत जाने का झंझट नहीं, आप तो वो रोबोट एक ले देंगे, हैं 80-90 हज़ार का आएगा, वो हमको मैसेज देगा
महोदय आपके आलू में नमी की कमी हो गई है, कृपया सबमर्सिबल की बटन दबाएं। उसके पास सारे आइडियाज़ हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बताएगा कि नाइट्रोजन की कमी है धान में, यदि फुर्सत मिले तो 45 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें इस खेत पे। पूरी प्रोग्रामिंग सेट हो गई। अभी तो अब दिमाग तो मेरा पहले ही ख़त्म हो चुका। थोड़ा बहुत बचा। किसान का दिमाग पे डकैती तो पहले ही एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजियों ने डाल रखा है कि तुझे कुछ नहीं सोचना, मिट्टी की जांच करा, संतुलित उर्वरक डाल, पेस्टिसाइड डाल, वीडिसाइड डाल, इंसेक्टिसाइड डाल, मोटर की बटन दबा। अब थोड़ा बहुत दिमाग था उसके पास कि खेत एक बार जाता था, देखता था कि नमी कितनी है। अब तो उस घड़ी में बैठा लकड़ियाँ खेल रहा है, बोले रोबोट बता देगा खुद ही। मित्र ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं वो अच्छी नहीं है। खेती के बारे में मेरा स्पष्ट कहना है, स्पष्ट। देखिए अब खेती का मतलब है 4 चीज़ें: जमीन उर्वर हो, भूगर्भ जल ऊपर हो, जंगल पर्याप्त हों। आपकी ज़मीन में मैंने 15% एरिया में जंगल डाल दिया ना, मिनिमम 15% एरिया में जंगल करना ही करना हमको। भाई ये जो वृक्ष लगाए हैं वो क्या जंगल ही तो हैं, और इसके साथ जब रिले क्रॉपिंग हो रही है तो जंगल ही तो है। जंगल का मतलब कोई वृक्ष ही को थोड़ी होता है, लेकिन हाँ जंगल का मतलब केवल फसल भी नहीं होती। अब इसी बात को टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, इसी बात को जैसे मैंने यहाँ कहा, ये मल्टीलेयर फार्मिंग नहीं हो रही क्या? यहाँ पर मेरे सागौन का पेड़ 40 फुट का है, पपीते का पेड़ 10 फुट का 8 फुट का है, करौंदे का पेड़ हमने लगाया है जो 3 फुट का है, टमाटर लगाया है वो 2 फुट का है, नीचे मूली लगाई है वो आधा फुट की है। अब मैंने अलग अलग किया, और चाहे तो इसको क्यारी बना करके, रिज और बेड बना करके हम पंचस्तरी, 1 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन में मेरी 5 प्रकार की फसलें हैं, पंचस्तरी हो गया। उद्देश्य था कि ज़मीन का 1-1 इंच भूभाग उपयोग में ले रहा हूँ, और ताकि सूरज की एक भी किरण व्यर्थ न जाने पाए। पंचस्तरी खेती का यही मॉडल है। अदरवाइज एक पूरा सेशन चल रहा है पंचस्तरी खेती पर, और है क्या पंचस्तरी खेती वो भी बता देता हूँ आपको। आजकल इस पर बहुत जोर है, कई सारे लोग पंचस्तरी खेती करते हैं। अब पंचस्तरी खेती है क्या? खेत है, किसी इलाके में सागौन की क्लाइमेट है, किसी इलाके में यूकेलिप्टस की क्लाइमेट है, किसी इलाके में पॉपुलर की क्लाइमेट है, किसी इलाके में शीशम बोया जा सकता है। तो हमारे खेतों की मेड़ों पर शीशम, सागौन, पॉपुलर, ऐसे ऐसे वृक्ष खड़े हैं चारों तरफ। इनकी ऊंचाई 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट हो सकती है। तो फर्स्ट लेयर, फिर मैंने यहाँ से मेड़ डाल दिए ऐसे, बीच को 4 भागों में बांट दिया खेत को। यहाँ मैं केला लगाऊं, पपीता लगाऊं, किन्नू लगाऊं, अमरूद लगाऊं, आंवला लगाऊं। क्या हुआ ये? सेकेंड लेयर। फिर इसके बाद फिर इसको 4 भागों में बांट दिया मैंने। इन मेड़ों पर क्या लगाया मैंने? रतालू लगाया, रतालू, शकरकंद,
गाजर, मेड़ों पर पतली सी मेड़ है, मूली, सलजम, रतालू, सूरन, बिहार में सूरन होता है। बीच में मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा चना बोया, रबी के सीजन चना बोया, चने के साथ सरसों पड़ी है लाइन में। इस खेत में क्या बोया है, इस खेत में जौ बोया है, जौ की लाइनों में मटर लगा है, मसूर लगी है। यहाँ जो मैंने बताया कि कई प्रकार की फसलें, कई प्रकार के वृक्ष, कई प्रकार की औषधि क्षेत्र, आपका ऐसा आपको लगता है कि मैं अश्वगंधा की खेती करूं, मैं सतावर की खेती करूं, आप सतावर करिए, आप अश्वगंधा करिए, आप सफ़ेद मूसली करिए, लेकिन ध्यान रखना, आज जैसे देश में जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, आयुर्वेद वाली हो चाहे एलोपैथ वाली, ये जितना भी मेडिसिनल क्रॉप है कहाँ जा रही, नीपज मंडी। तो अभी क्या हो रहा है, हमने ऐसी कई फसलों का देखा कि रेट बताया गया कुछ, बिका कुछ, लेकिन नीमच मंडी फिर भी एक ऐसी मंडी है कि जहाँ पर एक वाजिब रेट मिल जाता है, वाजिब बहुत नहीं मिल रहा लेकिन मिल जाता है। अब अगर आज अश्वगंधा 30,000 रुपये में जा रहा है कुंटल में, और 1 एकड़ में 3 कुंटल हो रहा है, 90,000 हो गया सीधे सीधे। अभी देख लेना मेरी भविष्यवाणी, अब ये वाली खेती करने के लिए हमको दिन में 2-3 फ़ोन तो ऐसे आ जाते कि साहब मैं आपके आऊँगा, अश्वगंधा का बीज मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो बीज नहीं बेचता, लेकिन हाँ हमारे राजस्थान के 12 इलाके में, भीलवाड़ा के इस इलाके में कुछ लोग करते हैं, मैं उनका नाम पता दे दूँगा, वो बीज आपको दे देंगे। अब मैं कैसे कहूँ तू अश्वगंधा की खेती मत कर, लेकिन मुझे मालूम है देश में आज अगर 50,000 हेक्टेयर में अश्वगंधा हो रहा है, तब ये 30,000 का भाव मिल रहा है। एक दिन देश में 2 लाख हेक्टेयर में जब अश्वगंधा होगा, तो नीमच मंडी का भाव आज का 6,000 रुपये कुंटल। क्यों? आपकी मजबूरी है। मैंने कहा मांग और पूर्ति का सिद्धांत है। जिसको 300 कुंटल अश्वगंधा चाहिए दवा बनाने के लिए, जब उसने मंडी में देखा, बाप रे बाप, बाप रे बाप, आप काय के लिए 30,000 रुपये लेंगे? आप तो 6,000 रुपये रेट लगाया उसने। बेचना हो बेचो, नहीं तो खा लोगे। यहाँ पर इस खेती में क्या है, इस मॉडल में क्या है, इस मॉडल में क्या है? एक तो आपके पास वक्त नहीं है लकड़ियाँ खेलने का, जुआ खेलने का, दारू पीने का। दूसरा, आपकी ज़मीन खाली नहीं है। सूरज की एक किरण बेकार नहीं जाती। हम ना पशु के लिए कोई चारा दाना लाते हैं बाजार से, क्योंकि आज की तारीख में पशुओं के चारे दाने का भी बहुत बड़ा स्टार्टअप है। ये जो स्टार्टअप शब्द है ना, ये स्टार्टअप ही ठगी का केंद्र है। चंद लोगों को स्टार्टअप मिल गया, चंद लोग। देश में कुछ लोगों ने पशु का आहार बेचा, मुर्गी का दाना बेचा। अब जैसे मुर्गी का दाना, कोई मुर्गी पाले तो मुर्गी का दाना खरीदेगा कि उगाएगा? अगर गांव में कोई मुर्गी पालता तो मुर्गी के दाने का अपना खुद मक्का उगाइए। क्यों नहीं? हमारी तो आदत पड़ी है क्या? बाजार जाएंगे, यूरिया, DAP, पोटास लाएंगे, बाजार जाएंगे, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड लाएंगे, बाजार जाएंगे तो अपने लिए दाल लाएंगे, बाजार जाएंगे तेल लाएंगे, बाजार जाएंगे अंडा लाएंगे, बाजार से मोटरसाइकिल में किक मारेंगे, सब्जी लाएंगे। सुनना, हम फसल उगाने के लिए निवेश भी बाजार से लाएं, हम अपने खाने के लिए राशन भी बाजार से लाएं, और फिर अपना जो कपास है या आलू है या गन्ना है या चावल है उसको बेचने के लिए बाजार जाएंगे। तो आप तो मजबूर हैं, क्योंकि आप तेल पे बार्गेनिंग करेंगे। अगर तेल की बोतल ला रहे हैं 2 लीटर की, क्योंकि आपने तो सरसों उगाया नहीं, तिल उगाया नहीं, मूंगफली उगाया नहीं, सोयाबीन उगाया नहीं, तो तेल तो बाजार से खरीद के लाओगे। तो पहले तो यही जान लो कि बाजार में पॉइजन मिलता है। मैं क्लियर बोलता हूँ, बाजार में तेल के नाम पर जहर। तो आप तेल लाते हैं, दालों के नाम पर पालिश वाली दाल, वो भी जहर।
एक किसान अगर जिसके पास ज़मीन है, थोड़ी सी मेहनत भी करता है और खाद्य वस्तुएं जो उसको परिवार की ज़रूरतें हैं, और वो नकली चीज़ें, ऐसी मिलावटी चीज़ें ला के खा रहा है जिससे उसके परिवार में कभी किसी को कैंसर हो सकता है, कभी हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। और फिर क्या होगा? चलो डॉक्टर के पास, लगाओ नर्सिंग होम में लाइन। तो मैं देश के हर नीति निर्माता को भी बोलता हूँ, देश के हर ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट को भी बोलता हूँ, हर एनजीओ को, हर बुद्धिजीवी को, हर किसान को बोलता हूँ कि जिसको अपने बच्चों का भविष्य प्यारा हो, बच्चों की खुशियाँ प्यारी हो, तो खेती में खेती का सत्य जाने, जीवन का सत्य जाने। अन्यथा कागज़ का नोट जिस दिन पानी ख़त्म होगा, जिस इलाके में, मान लो देश के किसी इलाके में ऐसा आया कि 4 जिलों में पानी बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, और उन सब के पास 1-1 करोड़ रुपया, पानी मिलेगा? 1 करोड़ में भोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ज़िंदगी बचेगी? अगर किसी को कैंसर हो जाए 20 लाख रुपए में, तो कोई दुनिया में है डॉक्टर की अरे चिंता मत करो, 20 लाख रुपए जिसके पास हों मैं उसका कैंसर ठीक कर दूंगा? कोई गारंटी लेने वाला है? आपको जीवन भर पानी मिलेगा, कोई गारंटी देने वाला है? जीवन से जुड़ी हुई समस्त ज़रूरतों की गारंटी केवल सनातन की, भगवान की व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था ही ले सकती है, जिसको मैं माँ कहता हूँ। चलेंगे ऐ जगत जननी, तुम्हारे ही इशारों पर, न है चिंता कि डूबेंगे या पहुँचेंगे किनारों पर। ध्यान रखिए मित्र, ये जगत जननी है जो मैंने पीछे लिखा था, धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि और नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जीव जंतु, इसी का नाम है जगत जननी। और जगत जननी का एक निर्देश है मनुष्य को कि तू इस धरती रूपी बगिया का माली है, ध्यान रख। तो इसलिए जगत जननी कहती है कि जो मेरे इशारों पर चलेगा, जो मेरे बताए गए काम करेगा, जो मेरे नियम कायदे कानून को फॉलो करेगा, उसको जगत जननी वचन देती है कि तेरी नैया कभी डूबने नहीं पाएगी। लेकिन जो जगत जननी की अवहेलना करेगा, फिर जगत जननी ने कहा कि भाई अब मेरी कोई गारंटी, गलत